ये हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आइस एंड जुडिशरी। देखिए, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट 1958 को कंटिन्यू करेंगे और आज खत्म कर देंगे। इसके बाद शायद अभी डीआरसी की कोई वीडियो आपको अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा मैं। ठीक है, आईपीआर के लिए भी थोड़े समय देने हैं, तो इसके बाद आई थिंक आपके 4-5 क्वेश्चन तो शायद बन जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे काफ़ी। ठीक है, तो आज फाइनल पार्ट को कंप्लीट करने का लंबा हो जाए तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, समय ज़्यादा नहीं है, वेस्ट करेंगे। दी समर्थ आइस एंड जुडिशरी एज ऑलवेज मैं कहता हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सब आप ही लोग के भरोसे है। ठीक है, अब उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है दैट वी विल स्टार्ट टुडे, दिस इज स्लम एरिया। मैं आपको पीपीटी शेयर कर दूंगा, जल्दी परेशान नहीं हो आप लोग। देखिए, आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे टेनेंट बिल्डिंग ओन प्रेमिसेस एक्वायरिंग वैकेंट पोजीशन और अलॉटमेंट ऑफ अ रेसिडेंट सेक्शन 14(1) और प्रोवाइजो और क्लाउज एच और क्लाउज एच जो हैं, इसके बारे में बात करेंगे आपको। ठीक है, कोई मुझे मैसेज भी करके कह रहे थे कि आप इस चीज़ को पढ़ा दीजिए, ऑब्वियस है, बताना ही था मुझे। अब ध्यान से देखो, पढ़ो क्या कह रहा है। टेनेंट का डेफिनेशन आपको पता है। टेनेंट का डेफिनेशन आपको पता है। बिल्डिंग ओन प्रेमिसेस का मतलब आप समझ रहे हो, अपना खुद का आपने कुछ बना लिया, अपनी प्रेमिसेस। किसके लिए मैं कह रहा हूं, किसके लिए प्रेमिसेस बनाओगे आप? अपने लिए। कैसा प्रेमिसेस? रहने लायक। तो बार बार जब भी मैं यहाँ पे कहूंगा तो आप रेसिडेंस के लिए ही समझना, नॉन रेसिडेंस की हम बात करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो जहां पे भी नॉन रेसिडेंस आएगा उसका बिल्कुल इसके बारे में सोचना नहीं है। एक्वायरिंग, या फिर आपने खुद का अपना प्रेमिसेस बना लिया, या आपने एक वैकेंट पोजीशन आपने एक्वायर करा, वैकेंट पोजीशन आपने एक्वायर करा, और या तो आपको एक रेसिडेंस अलॉट किया गया, लेट्स से क्वार्टर अलॉट किया गया, अगर गवर्नमेंट ड्यूटी में आप लोग कुछ ऐसा है तो अगर अलॉट किया गया, या तो आपने कोई वैकेंट पोजीशन एक्वायर करा। अब कैसे एक्वायर करोगे? कैसे एक्वायर करोगे? लेट्स से कोई ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसको आपने ऑल टुगेदर ही खरीद लिया, बनाया नहीं, खरीद लिया, तो उसको एक्वायर कर लिया आपने। या फिर आपको किसी ने अपने जायदाद में से कुछ हिस्सा दे दिया रहने लिए, तो आपके लिए क्या होगा? वो एक एक्वायरिंग वैकेंट पोजीशन हो गया। तो अब इसको पढ़ते हैं, सेक्शन एच क्लाउज एच क्या कहता है, सेक्शन 14(1) क्या। अभी हम इविक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ ग्राउंड्स की बात करेंगे। उसमें कहता है दैट द टेनेंट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट बिल्ट एक्वायर्ड वैकेंट पोजीशन ऑफ और बीन अलॉटेड अ रेसिडेंस। बार बार कह रहा हूं, ये सब किसके क्लाउजेज हैं? इविक्शन वाले। मैं आपको बोला था ना कि इविक्शन लंबा चलेगा, तो सेक्शन 14(1) के अंदर ये सारे इविक्शन के क्लाउजेज दे रखे हैं कि अगर ये सब होता है तो आप उसको इविक्शन के लिए क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो। तो ये कह रहा है कि अगर टेनेंट ने इस एक्ट के पहले या बाद में बना लिया अपना खुद का रहने के घर या कोई भी प्रेमिसेस, एक्वायर करता है वैकेंट पोजीशन या अलॉट किया जाता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। क्लाउज एच क्या कहता है? दैट द टेनेंट हैज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द दिल्ली रेंट कंट्रोल अमेंडमेंट एक्ट 1988 बिल्ट अ रेसिडेंस एंड 10 years हैव इलेप्स्ड देयर आफ्टर। तो भी आप उसको क्या कर सकते हो? मान लो उसने घर बनाया, अब रहने जा ही नहीं रहा वहां पे, या फिर उसके बारे में आप 10 साल हो गए उसके घर बने हुए। अब कोई भी ऐसा मटेरियल है कि उसने 10 साल तो बना रखा, अपने घर को बनाए हुए 10 साल हो गए, तो उस केसेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ ऐसे इशूज आ रहे थे, उसके बाद इस क्लाउज को ऐड करा गया था बाद में। ठीक है, तो ऐसा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? क्लाउज एच ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ रहा है आपको। अब मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बोल रहा हूँ, ये कीवर्ड दिमाग में रखना, ये कीवर्ड्स ही आपके पेपर में याद आएंगे। क्लाउज एच अप्लाइज टू प्रेमिसेस लेट फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेज ओनली। ओनली, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? रेसिडेंशियल पर्पसेज के लिए। पिटिशनर नीड नॉट टू बी एन ओनर। ये जरूरी नहीं है कि पिटिशनर जो पिटिशन डाल रहा है वो ओनर ही हो, लैंडलॉर्ड भी हो सकता है। और मैंने आपको ओनर और लैंडलॉर्ड का मतलब समझाया था फर्स्ट वीडियो में, कि जिसको उस समय के लिए आप पेमेंट कर रहे हो वो लैंडलॉर्ड हो जाएगा। ओनर मान लो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, पर वो उसका यहाँ कोई बंदा है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो पर मंथ, वो लैंडलॉर्ड है उस समय के लिए। जमीन का वो भगवान हो गया एक तरीके से, उस समय की बात करूं तो मालिक तो कोई और ही है जो कहीं और बैठा है। नॉट क्यूमुलेटिव बट अल्टरनेटिव, इसके बारे में मैंने आपको स्लम एरिया में बताया था। नॉट क्यूमुलेटिव बट अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है? जो सारे क्लाउजेज, जो सारे बात कर रखे उन्होंने ना, एक्वायर, विल्ट या फिर उसको अलॉट करा जाता है, इस सारी चीजों को एक साथ नहीं देखेंगे अपन कि अगर अलॉट किया गया है तो मिला कि नहीं मिला, उसने बनाया तो उसको मिला कि नहीं मिला, ये नहीं देखेंगे। अगर उसने बना लिया घर, आपको रहना है भैया, आप जाके रहिए वहां पे, रेसिडेंशियल पर्पसेज है, अलॉट हो गया, बस हम इतना मतलब है। या तो उसको रेसिडेंस क्या हो गया, एक्वायर कर लिया, बस हमें इससे मतलब है। मतलब तीनों की तीनों बातें जो मैंने अभी आपको बोली थी वो तीनों अलग अलग बातें हैं। दे मस्ट नॉट बी टेकन एज व्हाट, क्यूमुलेटिवली, कि नहीं साथ में ही देखेंगे तीनों को, नहीं, अल्टरनेटिवली उसको देख सकते हैं अपन। क्लाउज एच अप्लाइज टू द कॉर्पोरेट बॉडीज एज वेल। मैं कह रहा हूं कोई भी हो, टेनेंट हो ना आप, चाहे आप कॉर्पोरेट बॉडीज हो। मैंने इसके बारे में केस भी बता रखा है आपको, एक साउथ एशिया का करके जो केस था कि अगर वो मर ही गया तो बात ही खत्म हो जाती है, पर उसके जगह जो सब टेनेंट रह रहा है वो टेनेंट हो जाएगा उस समय के लिए। तो मतलब वो कहीं ना कहीं टेनेंट तो था ना कंपनी, मेरा इतना कहना है। अगर आप एक कंपनी को टेनेंट के रूप में ही नहीं लिखोगे कि कंपनी थोड़ी लिखोगे, टेनेंट ही लिखोगे, भैया तुम टेनेंट हो हमारे यहाँ, तो चाहे कॉर्पोरेट बॉडीज हो चाहे कोई भी बॉडीज हो, तो मटेरियल इज व्हाट, टेनेंट होना चाहिए आपको वहां पे। ठीक है, उसके ऊपर भी अप्लाई होगा। टेनेंटेड एंड एक्वायर्ड प्रेमिसेज मस्ट बी रेसिडेंशियल।
रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं हर चीज में। अब जो उसने घर बनाया, अब मान लीजिए उसने घर बनाया ऐसे सच इस पर्पस से ही बनाया था कि उसको उसमें मॉल खोलना है, तो आप उसको नहीं कह सकते। या फिर उसने कोई ऐसा एक्वायर करा जिसमें नॉन कमर्शियल पर्पसेस के लिए दिया गया है, उसको कमर्शियल पर्पस मतलब रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए नहीं दिया हुआ है। तो दोनों, जिसमें आप रह रहे हो और जहां पे भी आप रहने की बात कर रहे हो, जिसके बेसिस पे आपने सवाल खड़ा करा है, दोनों ही रेजिडेंशियल होने चाहिए। आगे, मस्ट बी एक्वायरिंग अ वैकेंट पोजीशन, एक उसको वैकेंट पोजीशन एक्वायर होना चाहिए। वैकेंट मतलब उस समय के लिए वो प्रॉपर्टी खाली होनी चाहिए। अब ये नहीं कह रहे कि 2 महीने बाद तुमको वैकेंट पोजीशन मिलेगा, 2 महीने बाद आपको वहां मिलेगा और आपका यहाँ पे जहां पे आप ओरिजिनली रह रहे थे वहां पे आपकी जो समय पीरियड है वो उसको जबरदस्ती निकाला जा रहा है कि ये कहेगा कि तुम्हें तो वैकेंट पोजीशन मिल गया। नहीं बोल सकते। एज अ ओनर, एज अ लैंडलॉर्ड आप नहीं बोल सकते, क्योंकि उसको 2 महीने बाद वैकेंट पोजीशन मिलेगा, तब ये चीज आप क्लेम कर सकते हो क्लाउज एच की। तो जब भी आप क्लाउज एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो अंडर क्लाउज एच 14(1), आपके दोनों आप जिसमें रह रहे हो और जो आपको प्रॉपर्टी मिला है वो वैकेंट होना चाहिए। आप जिसमें रह रहे हो ना वो तो है ही, वो तो अपनी जगह, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जो आपको मिला है ना वो वैकेंट होना चाहिए। दोनों नहीं, मैं कह रहा हूं जिसमें आप रह रहे हो ना वो तो रह रहे हो, पर जो प्रॉपर्टी आपको मिला या बनाए हो, जो एक्वायर करा, वो वैकेंट होना चाहिए ना, खाली होना चाहिए ना, तभी आप जाके रहोगे ना, या निकालने के बाद सड़क पे जाके रहोगे। ये बात हुई। एक्वायर्ड बाय इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मतलब प्रॉपर्टी में जमीन जायदाद आप में अधिकार था, विल था, आपको विल के अकॉर्डिंगली मिल गया वो चीजें, तो आप इनहेरिटेंस हो गया। आपको वहां पे अधिकार से एक घर मिला दिल्ली में मान लीजिए कहीं रहने के लिए, तो आप वहां जाके रहिए। फिर आप छोड़िए हमारे घर को, टेनेंट हैं आप, हमारे यहाँ से चल जाइए, आपका घर हो गया। चाहे आप किसी भी तरीके से मिला, एक्वायर किया ना आपने एक प्रॉपर्टी, आपको एक अलॉट हुआ ना इनहेरिटेंस के बेसिस पे ही, वो कहना है मेरा। एक्वायर्ड और अलॉटेड समझ रहे हो आप। एक्वायर्ड एरियाज मस्ट बी अंडर द परव्यू एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर में आना चाहिए, दिल्ली के बाहर में जहां तक एप्लीकेशन इसका है वहीं तक, ठीक है, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट का जहां तक एप्लीकेशन है। अब एक केस है गणपत राम शर्मा वर्षे गायत्री देवी 1987 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या बोला था, मैं बार बार कह रहा हूं, इसमें यही चीज बोली गई थी कि वंस अलॉटेड अ रेसिडेंस, जब एक बार रेसिडेंस अलॉट कर गया तो नो नीड टू ऑप्ट दैट पोसेशन मस्ट बी हेल्ड, नो नीड टू ऑप्ट दैट पोसेशन मस्ट बी। इसमें हुआ क्या था, जो आपके टेनेंट साहब थे इनको एक प्रॉपर्टी अलॉट करी गई, अब उनको पोजेशन मिला नहीं, उसका अलॉट तो कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, पोजेशन नहीं मिला इसको, मतलब वहां इनको स्वामित्व नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला वहां रहने का, पर अलॉट तो कर दिया गया था ना। हमने आपको प्रॉपर्टी एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एज अ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली अलॉट करा है, आप वर्किंग एजेंट हो, आपको अलॉट करा, पर आप वहां पे रहने नहीं जा रहे, आपको पोजेशन नहीं मिला किसी कारण, बस किसी कागजी कार्रवाई से फांसी पड़ी है, पर वो प्रॉपर्टी वैकेंट है, याद रखिएगा प्रॉपर्टी वैकेंट है जो आपको अलॉट की गई है। तो क्या लैंडलॉर्ड जिसमें आप अभी रह रहे हो वो आपको इविक्ट कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको अलॉट तो कर दी गई और हमें अलॉटमेंट से मतलब है, क्यूमुलेटिवली से तो हमें मतलब ही नहीं है। कोर्ट तो सीधे कहेगा, कोर्ट ने यही कहा कि वंस अलॉटेड अ रेसिडेंस, इट मींस आपको अलॉटमेंट कर दी गई है, नो नीड टू ऑप्ट दैट पोजेशन मस्ट बी हेल्ड, की पोजेशन होना ही चाहिए। ये बात कहना सही नहीं होगा। एज आई सेड इट्स अल्टरनेटिव नॉट क्यूमुलेटिव। बात को समझ रहे हो आप? But however, it would be a concept to be developed to not having such a harsh approach to throw out the tenant out of the premises. ये कहना, ये इस तरह का कोई हार्ड लाइन अप्रोच नहीं अपना सकते आप कि घर से बाहर निकाल दीजिए उसको। इट्स समथिंग दैट शुड बी अ वेरी वेरी ह्यूमन इन नेचर। इट शुड बी अवेलेबल रेसिडेंस, ये भी बोली गई थी, पर ये एज अ गाइडलाइंस बोली गई थी, एज दैट वाज नॉट ऑर्डर्ड देयर, बट ये बोला गया था कि यार ऐसे भी तो नहीं कर सकते ना कि उसको घर से ही बाहर निकाल के सड़क पर बैठा दो, वो अवेलेबल रेसिडेंस है ही नहीं, उसको अपोजिशन का भी काम चल रहा है, उसमें उसको अभी कागजी कराने फंसा पड़ा है, तो रहेगा कहाँ उतने दिन। ये बात कही गई थी। तो मुद्दा क्या है कि क्यूमुलेटिव अप्रोच नहीं होगा, अल्टरनेटिव अप्रोच होगा, आपको इतना याद रखना है। केसेस जैसे आपको पेपर में आएंगे लगा देना, जहां पे भी ऐसा लगे कि नहीं सेक्शन 14(1)H लगने वाला, सिर्फ एक मात्र केस दिया केसमेट में, वो आपके गणपत राम शर्मा वर्षे गायत्री देवी लगेगा, खत्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे आगे वाला सेक्शन आपका क्या कहता है क्लाउज के। यूज ऑफ रेंटेड प्रेमिसेज, रेंटेड प्रेमिसेज इट मींस आप टेनेंट हो। यूज ऑफ रेंटेड प्रेमिसेज इन वायलेशन ऑफ कंडीशंस ऑफ लीज स्टिपुलेटेड बाय दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और एमसीडी। बात को समझो क्या कह रहा हूं मैं। कई बार क्या प्रॉपर्टीज होती हैं दिल्ली में, पहले होता था अभी भी होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज आपको गवर्नमेंट्स जो है वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज लीज पे देती हैं कि जाओ तुम उसमें रहो, तुम अपना घर बनाओ, या फिर आपको उसमें अच्छा मतलब वो प्रॉपर्टी अच्छा जमीन आपका नहीं है, लीज पे आप उसका पेमेंट कर रहे हो धीरे धीरे। तो जब तक आपका कंप्लीशन वो मतलब किराए पे आपने ले रखा है ना लीज पे, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मतलब कोई भी डीडी है, एमसीडी है, लेट से एमसीडी और डीडी अथॉरिटीज इसमें दे रखा है आपके सेक्शन पे, तो उसने आपको लीज पे दिया, लैंडलॉर्ड आप उसमें रह रहे हो आप, और आपने टेनेंट लगाया, पर डीडीए ने आपको लीज देते वक्त बोला था, कुछ कंडीशंस लगाए थे कि अगर आप टेनेंट दोगे तो कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा आपको। कह सकता कि नहीं कह सकता? तो ओरिजिनल लीजर कौन हुआ यहाँ पे, जो प्रॉपर्टी दे रहा है ओरिजिनल कौन हुआ? एमसीडी और डीडीए। तो आप
आप तो सेकंड नंबर पे हुए ना लैंडलॉर्ड, और थर्ड नंबर पे टेनेंट हो गया, तो एक तरीके का परफॉर्मा याद रखिएगा, डीडीए फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड देन आफ्टर टेनेंट, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लेना। इसकी बात कर रहे हैं। अब ये जो बंदा है ना टेनेंट, इसने रेंटेड प्रॉपर्टीज को, जो रेंटेड प्रेमिसेज है उसको मान लीजिए कुछ जो कंडीशंस ऑफ लीज इसके द्वारा इस पे लगाया गया था, थर्ड नंबर वाले ने सेकंड नंबर पे लगाया था। थर्ड नंबर पे कौन कर रहा हूं मैं, डीडीए। डीडीए ने लैंडलॉर्ड पे कुछ कंडीशंस लगाए थे कि अगर आपने दिया तो ये कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा, और वो कंडीशंस अगर रेंटेड बंदे ने गलत कर दिया है, टेनेंट ने मतलब वो क्या करा है, वायलेशन करा है, तो वो सेक्शन क्लाउज के डील करता है। ये स्पेसिफिकली ऐड करा गया था कुछ केसेस में जहां जहां की प्रॉपर्टीज डीडी और एमसीडी लीज पे देती हैं किसी को, और उसमें आप अगर सब टेनेंसी कर रहे हो, अपने रेंटेड लगा रहे हो, तो वो वायलेशन नहीं होना चाहिए। रेजिडेंशियल पर्पसेस की बात कर रहे हैं, सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए दिया गया हो तभी केस लगेगा, नॉन रेजिडेंशियल वाले की बात नहीं कर इसमें। तो कहता है दैट द टेनेंट हैज नॉट विद स्टैंडिंग प्रीवियस नोटिस, मतलब नोटिस उसको दिया गया है एक बार कि तुम यार गलत कर रहे हो, मतलब नोटिस देने के बावजूद टेनेंट ने यूज्ड और डेल्ट विद द प्रेमिसेस इन अ मैनर, कैसे मैनर में, contrary to any condition imposed on the landlord by the government or the Delhi Development Authority or the Municipal Corporation of Delhi while giving him a lease of the land on which the premises are situated। जिस पे प्रेमिसेस हैं उस प्रॉपर्टी को जब दिया जा रहा था लीज पे आपको, तो आप पर कुछ कंडीशंस लगाए गए थे, और आपका जो सब टेनेंट है ना, जो टेनेंट आपने अपने अंदर जो टेनेंट बना रखा है लोगों को, ठीक है, क्योंकि आप भी एज ए लैंडलॉर्ड टेनेंट ही हो गवर्नमेंट के लिए, पर आपने भी एक टेनेंसी क्रिएट कर रखी है नीचे लेवल पे। अगर उसने वायलेशन करा तो उसके बाद क्लॉज के डील करेगा, कैसे कैसे डील करेगा उसकी बात करते हैं। आगे देखिए क्या कहता है। कहता है इसके साथ एक और चीज देख लेते हैं, 1411 भी एक कॉन्सेप्ट साथ साथ देख लेते हैं। 1411 क्या कहता है वो भी इंपॉर्टेंट है। कहता है नो ऑर्डर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ एनी प्रेमिसेज शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लाउज के। नहीं कर सकते आप ऑर्डर रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकते अंडर क्लाउज के ऑफ द प्रोवाइजर टू द सबसेक्शन 1, मतलब 14(1) जिसकी हम बात कर रहे हैं। इफ द टेनेंट विद इन सच टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द कंट्रोलर व्हाट complies with the condition imposed on the landlord by any of the authorities referred to in that clause or pays to the authority such amount by way of compensation as the controller may direct। बात को समझो, आप तब तक ऑर्डर पास नहीं कर सकते। एक केस मैंने आपको बताया था ना 14 में, कई सारे केसेस में, कि आप उसको मौका दोगे 1 महीने का एक्स्ट्रा। तो वही चीज यहां कह रहा हूं कि अगर उसने, देखो उसने तो साफ साफ वायलेशन कर दिया, दिख गया आपको कि उसने यार बातें फॉलो नहीं करी बातों को, तो डायरेक्ट इविक्ट कर दोगे क्या? तो कहता है 1411 की नहीं कर सकते। आपको करने से पहले उसको एक टाइम पीरियड में स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा कि या तो तुम इतने समय में कंपनसेशन दो, कंप्लाइज विद द कंडीशन, जो जो कंडीशन इंपोज करा गया है लैंडलॉर्ड के द्वारा, मतलब लैंडलॉर्ड के द्वारा लैंडलॉर्ड के ऊपर जो भी कंडीशंस इंपोज करे गए हैं वो सब कंडीशन से इंप्लाई करो। आप कंप्लाई करने के लिए अगर कहता है बंदा कि नहीं सर मैं कंप्लाई करूंगा, मेरे से गलती हो गई, मैं आपने जो जो भी मेरे लैंडलॉर्ड को लीज पे देते वक्त जो बातें कही थी मैं उसके साथ कंप्लाई करूंगा, तो आप उसको इविक्ट नहीं कर सकते, रिकवरी ऑफ पोजीशन का ऑर्डर नहीं दे सकते। पर एट द सेम टाइम आप कंपनसेशन के लिए भी बोल सकते हो, आप कंपनसेशन के लिए भी आप चाहो तो कोई अमाउंट स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुमने गलत तो करा है, सजा तो मिलेगी, सजा के रूप में क्या मिलेगी? कंपनसेशन मिलेगी। बात को समझ रहे हो आप? तो नो ऑर्डर ऑफ इविक्शन अंडर सेक्शन 1411। आगे चलते हैं। अब केस देखो एसपी अरोड़ा वर्सेस अजीत सिंह। अब यहां पे बात आई थी क्लाउज सी और क्लाउज एच डिस्प्यूटेड हो गए थे। क्लाउज सी अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि दूसरे पर्पसेस के लिए अगर आप यूज कर रहे हो आपकी प्रॉपर्टी, और क्लाउज के में इंपॉर्टेंट क्या है, वो अलग चीज है, वो है कि आपको लीज पे दिया गया मैटर नहीं करता है। क्लाउज सी वाला अगर बात याद हो तो कि सब टेनेंट जो है, मतलब जो टेनेंट है आपका, वो दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहा है। याद है वो ऑफिस वगैरह, रेजिडेंशियल ऑफिस का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, वो केसेस बताए थे मैंने आपको, वो स्लाइड्स हैं इसमें, चाहूं तो मैं दिखा सकता हूं, पर मैं अभी आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, आप याद करो। वही कह रहा हूं कि क्लाउज सी में ये था कि डीडीए ने और एमसीडी ने आपको वो प्रॉपर्टी दिया, और लीज पे ये मैटर नहीं था। वो अगर आपने घर बना रखा है, आपका अपना प्रॉपर्टी, आपने जमीन खरीदा प्रॉपर तरीके से, उसमें टेनेंट, और वो अगर नॉन पर्पस के लिए यूज कर रहा है, नॉन रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कोई और पर्पस जो आपने नहीं बताया था, जो आपने बोल रखा है कि नहीं कर रहे, वो फिर भी वो कर रहा है, वो अलग चीज थी। क्लाउज एच में इंपॉर्टेंट क्या है कि एमसीडी और ये वाला जो पॉइंट है लीज पे दे रखा है, तो जब ये दोनों डिस्प्यूट में आ जाएगा तो कौन प्रिवेल करेगा? तो कहा कि क्लाउज के प्रिवेल करेगा। पहले तो ये कहा कि क्लाउज प्रिवेल करेगा, क्योंकि क्लाउज के तो सिग्निफिकेंट अलग ही तरीके का स्पेशल एक्ट बनाएगा ना, स्पेशल सेक्शन बनाएगा कि एमसीडी ने अगर दिया है आपको, डीडीए ने अगर आपको दिया है तो ही लगेगा। अब वो नॉर्मल चीजों के लिए लगा है, पहले ये कहा गया, फिर बाद में क्या बोला गया कि नहीं ये सही नहीं है। दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजन है क्लाउज सी के अंदर और जो क्लाउज एच के अंदर जो बातें कही गई, दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजन और मस्ट बी डेल्ट इंडिपेंडेंटली, अलग अलग डील करना पड़ेगा। क्लब नहीं कर सकते,
अगर मान लीजिए कोई केस क्लाउज सी में भी आ रहा है, क्लाउज एच में भी आ रहा है, तो क्लाउज के में आ रहा है, क्लाउज सी में आ रहा है, लेट्स से, तो इंपॉर्टेंट क्या है वहां पे हमारे लिए, क्या है इंपॉर्टेंट? तो क्लाउज एच इज नॉट लाइक, एच नहीं होगा ना, के होगा ना शायद यहाँ पे, मैं के की बात कर रहा हूँ ना अभी। हाँ, एच की जगह आप लोग के कर लेना थोड़ा सा, है ना, ये मिस्टेक हो गई है, के कर लेना आप इसको, के, एच तो नहीं है ना, एच तो अलग चीज है ना, देखो ना, एच तो आपका इसके साथ डील कर रहा है ना, वैकेंट पोजीशन के रिक्वायरमेंट से, मैं तो के की बात कर रहा हूँ, एमसीडी वगैरह वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं कहाँ गया, मैं कह रहा हूँ कि क्लाउज के और क्लाउज सी अगर डिस्प्यूटेड हो जाए दोनों आपस में, तो क्लाउज के प्रिवेल करेगा, पहले ये बोला गया। फिर बाद में बोला गया कि देखिए क्लाउज के तो कोई बेनिफिट क्लाउज है नहीं लैंडलॉर्ड के लिए, आपको तो बेनिफिट नहीं, आप तो खुद भी टेनेंट हो भैया एमसीडी के लिए, डीडीए के लिए, तो हम आपको तो बेनिफिट देंगे नहीं इसमें कुछ है सच, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल लेसर कौन है अभी भी बताओ, है तो डीडी और एमसीडी ना, मालिक तो भैया वही है ना, तो लैंडलॉर्ड को तो इससे कोई मतलब है नहीं, लैंडलॉर्ड को तो कोई बेनिफिट है नहीं। बात उस क्लाउज सी की देखो तो उसमें डायरेक्ट और डायरेक्ट उसकी बात हुई थी लैंडलॉर्ड की, पर यहां तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ही बात बोली गई। क्लाउज के इज नॉट अ बेनिफिट क्लाउज फॉर लैंडलॉर्ड, वेयर इज क्लाउज सी इज अ बेनिफिट फॉर लैंडलॉर्ड, क्लाउज सी इज अ बेनिफिट फॉर लैंडलॉर्ड। आगे कहा कि क्लाउज के इज मोर स्पेसिफाइड टू अथॉरिटीज, वेयर इज क्लाउज सी इज मोर स्पेसिफाइड टू लैंडलॉर्ड। बिल्कुल सही बात है, क्लाउज के किसके लिए बनाया गया, अथॉरिटीज के लिए, वही तो कह रहा हूं, क्लाउज सी किसके लिए बनाया गया, लैंडलॉर्ड के लिए। तो दोनों इंडिपेंडेंट प्रोविजंस है, ये डिपेंड करेगा कि कौन प्रिवेल करवाना, मतलब ये केसेस पे डिपेंड करेगा, फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सी चीज प्रेयर में आप कह रहे हो, कौन सा सेक्शन आप लगाना चाहते हो, क्लॉज के लगाना चाहते हो या क्लॉज सी लगाना चाहते हो, वो आपको बताना पड़ेगा। और रेंट कंट्रोलर जो भी सामने आपके सामने, वो अथॉरिटी चेक करेंगी सही कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, पहले कहा गया कि नहीं क्लाउज के ओवर राइड कर देगा क्लाउज सी को ओवरऑल, नहीं ऐसा नहीं कह सकते ना, मतलब दोनों इंडिपेंडेंट सेक्शंस हैं। हाँ, क्लाउज के एक अलग टॉपिक से डील कर रही है, मान लीजिए एमसीडी डीडीए की कोई बात आती है तो पहले क्लाउज के प्रिवेल करेगा, पर दोनों का डिस्प्यूटेड है तो दोनों को अलग अलग डील करिए आप, एक से अगर फ्री हो जाते हो तो दूसरे के अंदर देखिए, दोनों से फ्री हो जाते हो ठीक है, वरना जो पनिशमेंट है जो फिर पेनाल्टी है तो वो लगेगा ही लगेगा। बात को समझ रहे हो आप, आसान चीज है। आगे देखो, फकीर चंद वर्सेस श्री राम रतन भनोत का जो केस है सुप्रीम कोर्ट का 1973 का, इसमें बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि मान लीजिए ऐसा हो कि लैंडलॉर्ड को पता है कि आपको ये पर्पस के लिए नहीं देना था, आपको डीडी और एमसीडी ने लीज पे देते वक्त कंडीशन में कहा था, उसके बावजूद अगर आप अलाउ करते हो टेनेंट को, और उसके बाद अगर नोटिस दिया जाता है कि नहीं इसको रोको, इस मिसयूजर को, इस गलत बंदे को, इस बंदे को रोको काम करने से, तो क्या टेनेंट रोक सकता है? मतलब ये क्या लैंडलॉर्ड रोक सकता है? क्योंकि उसने तो खुद ही परमिशन दिया है टेनेंट को। यही सवाल उठी थी, व्हाट इफ लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ अलाउड द टेनेंट टू यूज premises for non-residential purposes, though the guidelines of DDA is very clearly says use for residential purposes only। साफ साफ कहा हुआ है, फिर भी अगर आपने दिया मौका उसको यूज करने का नॉन रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए, तो क्या होगा? So is the landlord is stopped from getting the possession for the same? क्या लैंडलॉर्ड को वो पोजेशन वापस मिलना नहीं चाहिए? रोक दिया गया है उसको क्योंकि उसने गलती करी है। देखो गलती तो करी उसने, उसको पता होते हुए भी उसने करा, पर क्या उसके लिए ये कह दोगे कि तुमको हम उस पोजीशन में लेने नहीं देंगे, तुमको रिकवरी नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट अथॉरिटीज के पास चला जाएगा? ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है। तो हाईकोर्ट ने इविक्शन का जो ऑर्डर दे दिया था ना, वो गलत दिया था, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो इविक्शन का ऑर्डर दिया वो दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट डीडीए के एक्ट से लगाकर दे दिया था। वो नहीं, इविक्शन का थोड़ी ना डायरेक्ट ऑर्डर दे दोगे आप, आपको देखना क्या है, सेक्शन 14(11) साथ में तो देखोगे कि नहीं देखोगे? अरे भैया सेक्शन 14(1) देख रहे हो आप, क्लाउज की बातों से नहीं मान रहे आप, तो 14(11) भी तो कहता है कि आप ऑर्डर पास नहीं कर सकते एकदम से, अगर वो कंप्लाई करने के लिए तैयार और कंपनसेशन दे रहा है तो। वही बात है यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कर दिया था कि सीधे सीधे दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट का सेक्शन 14 लगाकर बाहर कर दिया था कि तुम इविक्ट हो गए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते ना, सेक्शन 14(11) है, फिर क्यों, क्या मतलब है उसका? और स्टॉपल की तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लिखती सुप्रीम कोर्ट ने, बोले स्टॉपल कहां से आ गया भैया? सब लिखना होता तो लेजिस्लेशन लिखता ना, हम कैसे बोल दें कि स्टॉपल की कॉन्सेप्ट सुप्रीम लगेगी इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि लेजिस्लेशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है ना। मैंने आपको कहीं बोला अभी तक कि स्टॉपल वर्ड, स्टॉप्ड फ्रॉम यूजिंग, ऐसा कोई वर्ड यूज करा अभी तक किसी प्रोविजंस में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो नीड टू डिस्कस एनीथिंग लाइक द टर्म स्टॉप्ड और अदरवाइज एज द सेक्शन इज ऑल अबाउट व्हाट वायलेशन। अगर आपने वायलेशन करा है उन प्रोविजंस का, उन बातों का, उन शर्तों का जो डीडी और एमसीडी ने लगाया था, तो इविक्शन का ऑर्डर पास करेंगे, पर 14(11) को दिमाग में रखते हुए अगर आप कंप्लाई करें तो ठीक है, कंपनसेशन दीजिए, रहिए, नहीं करिएगा तो बाहर जाइए। ये बात कही गई थी। If compensated by the tenant as the order passed by the controller, it fulfills the provision of section 11। बात तो इतनी सी है। अब सेक्शन 14(11) इतना ही तो कहता है कि अगर आप टेनेंट कंप्लाई कर रहा है और कंपनसेशन दे रहा है तो बात खत्म।
नहीं दे रहा है तो फिर उसको बाहर करो, पर डायरेक्ट ही बाहर करो बिना सेक्शन 14(11) देखे, दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट को दिमाग में रखते हुए, ये गलत है। ये बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने गलती करी है एक। पर ओवरऑल ये बात इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर लैंडलॉर्ड भले ही उसने अलाउ कर दिया, ठीक है अलाउ कर दिया, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसको रोक दिया जाएगा, पोजेशन नहीं उसको रिकवरी देंगे या उसको भी घर से बाहर निकाल देंगे, टेनेंट को भी निकाल देंगे। ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ने कहा हाँ गलती तो करी उसने, अब गलती के लिए कंपनसेशन लीजिए आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप एज ए लैंडलॉर्ड से भी कंपनसेशन ले सकते हैं किसी और प्रोविजन से, क्योंकि इस प्रोविजन के अंदर तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि लैंडलॉर्ड से प्रोविजन, लैंडलॉर्ड से आप लोगे। पर यह बात उठाना कि स्टॉप्ड, ये बात गलत है, रोक नहीं सकते, रिकवरी ऑफ पोजीशन उसको वापस मिलेगा। ठीक है, आगे डॉक्टर के मदन भर से कृष्णावती का एक केस है। अब कृष्णावती, डॉक्टर मदन साहब लेडी थी, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना घर बना लिया, पर जहां पहले रह रहे थे उसमें इनका वो चल रहा था, क्लिनिक भी चल रहा था। अब क्लिनिक इनका चल रहा, घर इन्होंने बना लिया कैलाश, साउथ कैलाश में, इधर साउथ कैलाश एरिया करके दिल्ली में है। अब इनको, अब वहां पे रहते थे, क्लिनिक यहाँ चलाते थे ये। तो कृष्णावती जी यही कह रही थी कि यार तुम तो बड़ा मतलब ये गलत कर रहे हो, हमने तो आपको रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए था, आप नॉन रेजिडेंशियल के लिए यूज कर रहे हो, तो नॉन रेजिडेंशियल के लिए यूज करो, बात लीज पे थी, तो सेक्शन 14(1) के का वायलेशन हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हमने आपको, अब डीडीए कहेंगे यहाँ पे, हमने तो आपको दिया नहीं था इस प्रॉपर्टी यूज के लिए, फिर भी आप करवा रहे हो यूज, तो गलत है। तो दो ऑप्शंस दिए जाते हैं। सेक्शन 14(11) को अगर आप देखो तो दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं रेंट कंट्रोलर के पास, या तो डायरेक्ट इविक्शन कर दे, वो इविक्शन भी तब कर सकता है जब कंपनसेशन देने के लिए तैयार, मतलब वो कंप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है, तब तो इविक्शन देंगे। पर क्या उसको कंपनसेशन के लिए नहीं बोलेंगे, क्या कंपनसेशन के लिए बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे बताओ। अब ये बात कही गई और आगे देखिए, बट इंटरेस्टिंग टू कंसीडर दैट इफ अथॉरिटीज, दैट इज द प्रिंसिपल लेसर कौन, डीडी और एमसीडी, और अथॉरिटीज डिमांड मेयर कंपनसेशन, तब तो कंट्रोलर को सिर्फ कंपनसेशन देना चाहिए के लिए ऑर्डर देना पड़ेगा। अगर प्रिंसिपल लेसर कौन है यहाँ पे, अथॉरिटीज, अगर अथॉरिटीज कहती हैं डीडी और एमसीडी की सर हमें सिर्फ कंपनसेशन दिला दे, इविक्ट मत करिए, तो आप कंपनसेशन के लिए जाओगे सिर्फ एज अ रेंट कंट्रोलर। पर अगर अथॉरिटीज कहती हैं कि इसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और इसको इविक्शन भी करवाइए, तो दोनों देना पड़ेगा। मेयर आप चाहे कंप्लाई करो चाहे ना करो। तो इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, भले ही केस उसमें कहा हुआ है बात कि अगर कंप्लाई करता है तो उसको इविक्शन का ऑर्डर नहीं दे सकते, पर ये अगर अथॉरिटीज ये कहें कि नहीं, वो उसको एक तो उसने मिसयूजर है, गलत करा है, तो उसको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा और उसको क्या करना पड़ेगा, इविक्शन भी करना पड़ेगा, भले ही वो कंप्लाई कर दे। तो कोर्ट, रेंट कंट्रोलर उस समय में अपने डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे पास कर सकता है ऑर्डर ऐसा कि हाँ इविक्ट भी कर रहे हो, तुमको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। क्योंकि बार बार क्या होगा फिर अगर ऐसा होने लग जाए कि ठीक है वो कंप्लाई कर, अगली बार कहते कि सर सॉरी, अगली बार से हम कंप्लाई करेंगे, हम गलती हो गया, हम सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज करेंगे और कंपनसेशन भी सर दे देते हैं, 10 रुपये मान लीजिए कंपनसेशन चार्ज लगा, तो ऐसे तो हर आदमी करने लगेगा। तो डिपेंड क्या करता है, अगर प्रिंसिपल लेसर और अथॉरिटीज अगर डिमांड करती हैं दोनों बातें, तो दोनों बातें मानना पड़ेगा रेंट कंट्रोलर को। अगर एक कंपनसेशन के लिए कह रहे तो कंपनसेशन का ऑर्डर दीजिए बस। इफ द प्रिंसिपल लेसर डिमांड्स दोनों, तो दोनों को देना पड़ेगा, क्योंकि मेयर कंपनसेशन इट्स लाइक अ चांस ना मिसयूजर को कि ठीक है कंपनसेशन तो हर बार दे देंगे, एक बार दे दी दूसरी बार भी दे देंगे और उसके बाद इविक्शन तो हमें करेंगे नहीं। तो ऐसा नहीं होता है। बात को समझ रहे हो आप, ये बात कही गई। श्री मुंशी रामभर यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखिए, स्कोप ऑफ सेक्शन 14(1) के बाद अंडर रिव्यू, कोर्ट सेड नो अदर मटेरियल टू बी केप्ट इन माइंड अदर देन दोज दैट आर मेंशन्ड इन प्रोवाइजो, नथिंग टू डील विद जोनल प्लान और मास्टर प्लान, इट्स ऑल अबाउट ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ लीज। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा बातें कर दी गई थी कि सर मास्टर प्लान को देखिए आप, दिल्ली का जो जोनल प्लान है उसको ध्यान से देखिए, उसका प्रोविजन है उसका ब्रीच हो रहा है कि नहीं वो देखिए। तो कोर्ट ने कहा ये सब हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारे लिए मैटर क्या करता, आपने लीज की चीजों को क्या करा है, लीज की चीजों को क्या करा है, लीज की बातों को, लीज के अंदर तो कंडीशंस रखी गई थी, उसको अगर आपने फॉलो नहीं करा है, हमें उससे मतलब है बस। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं कि जोनल प्लान क्या है, मास्टर प्लान क्या है, द ब्रीच ऑफ कंडीशंस अंडर लीज, उसके लिए उससे हमें मतलब है बस। ये बात कही गई उसमें, समझ रहे हो बात को। श्री मुंशी रामभर से यूनियन ऑफ इंडिया का केस है यही कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ सेक्शन 14(1) के ऑफ द एक्ट, ये बात इसमें डील गई थी कि स्कोप क्या होगा। ठीक है, इतनी सी बात थी, कुछ है ही नहीं इसमें, ये बहुत आसान सा केस था। दो बातें कि सब चीज़ हमें कोई मतलब नहीं, मैं पहले भी कह रहा हूं कि देयर इज नथिंग टू डील विद एनी अदर थिंग, ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट, अगर आपने लीज की बातों को नहीं माना है तो। ठीक है, अब आगे का केस देख लेते हैं। भारत सेल्स लिमिटेड वर्सेस श्रीमती लक्ष्मी देवी का केस है। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक बात याद रखना, अगर मैंने आपसे इतनी देर बोला, इतनी सारी बातें बोला मैं आपसे, इसमें एक सवाल उठी थी कि अगर टेनेंट ये कहे कि सर हमें लड़ना ही नहीं है, केस हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ के जाना है,
हमें नहीं रहना भैया, हम जा रहे हैं, हम गलती हो गई हमसे, मान रहे हैं। तो क्या व्हाट इफ टेनेंट इज रेडी टू वैकेट द प्रेमिसेस एंड डू द टेनेंट इज कंपेल्ड टू पे कंपनसेशन? खुद सोचो एक सेकंड कि क्या अगर वो ये कह दे कि सर हमसे गलती होगी, हम जाने के लिए तैयार हैं, तो क्या उसको कंपनसेशन देने के लिए बाउंड करेंगे, फोर्स करेंगे? सोचो अगर इसका अगर आंसर ये कह दे कि नहीं बोलेंगे तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक मिनट इमेजिन करो बस आप, अगर ये कह दे कोर्ट, और कोर्ट ने यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कि हम उसको कंपेल तो नहीं कर सकते, पर हाँ उसकी गलतियों को जाने भी नहीं देंगे। हाँ उसने गलती करा है, मानते हैं, मिसयूजर है वो, पर उसको कंपेल नहीं कर सकते कंपनसेशन के लिए, क्योंकि वो जाने के लिए कह रहा है, बैकएंड करने की कह रहा है पोजीशन को। आगे कहा सुप्रीम कोर्ट ने, द लेजिस्लेचर कुड नॉट हैव इंटेंडेड टू कंपेल द टेनेंट टू पे चार्जेस डिस्पाइट देयर इज नो लीगल कंटेंशन फ्रॉम द टेनेंट टू फाइट। वो नहीं चाहता फाइट करना, तो लेजिस्लेचर ने अगर कहा होता ऐसा तो वो लिखते, वहां पे लिखा नहीं उन्होंने। However, the authorities और लैंडलॉर्ड कैन नॉट बी restricted to not realize the compensation from the tenant। अब एक बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि पर हाँ अथॉरिटीज और लैंडलॉर्ड को हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम उनसे कंपनसेशन मत मांगो, क्योंकि उन्होंने वायलेट तो करा है। अब एक सोचो, आज मैं यहाँ दिल्ली के एक कॉर्नर में वायलेट कर रहा हूँ, मैं दिल्ली के दूसरे कॉर्नर में जाकर सेम चीज वायलेट करूँ, कंपनसेशन मुझे देना है नहीं बार बार, तो कितनी गलत नेगेटिविटी जाएगी, कितनी गलत बातें हो जाएंगी। भले सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नेगेटिव में आंसर दिया था कि उसको कंपेल तो नहीं कर सकते, पर उसको एट द सेम टाइम पैसे के लिए छोड़ भी नहीं सकते कि उसको पैसे तो देना पड़ेगा, कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो आपस में आप लोग डील करो। हम ऑर्डर नहीं दे सकते एज सच, कोर्ट उसको ऑर्डर नहीं दे सकता, क्योंकि कोर्ट बाउंडेड नहीं है कंपेल करने के लिए, पर उसको छोड़ भी नहीं सकते आप। कोर्ट ने अब दोनों बातें कह दी थी इसमें 2002 के केस में। एक और पॉइंट उठा था, टू हुम द टेनेंट शुड लेट द पोजेशन, क्योंकि वो जाने की बात कर रहा है और लैंडलॉर्ड ने जानबूझकर इसमें अलाउ करा है, मान लीजिए चीजों को, तो किसको देगा? लैंडलॉर्ड की भी तो गलती है, क्योंकि वो जो लीज था उसको अथॉरिटीज ने कैंसिल कर दिया था कि हम तुमसे वो लीज ही वापस लेते हैं। डीडीए ने कहा उस लैंडलॉर्ड को कि हम वो इस लीज को ही कैंसिल कर देते हैं। अब जब लीज कैंसिल हो गई तो वो लैंडलॉर्ड रहा नहीं, उसकी तो लीज कैंसिल हो गई, तो इस केस में किसको लौटाएगा वो पोजीशन? कंपनसेशन की बात तो चलो ठीक है, वो आप लोग आपस में देखो, कंपनसेशन तो देना पड़ेगा वैसे उसको, हम लेकिन हमें निर्धारित नहीं कर सकते कि उसको इतना पैसा देना पड़ेगा, वो आपस में आप लोग डील करिए, ये बात कही। पर हाँ किसको लौटाएगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि वो अथॉरिटीज को लौटाएगा, क्योंकि अथॉरिटीज प्रिंसिपल लेसर हैं और वो लीज ऑलरेडी कैंसिल्ड हो चुकी है, तो लैंडलॉर्ड तो खत्म, लैंडलॉर्ड का तो पावर ही नहीं रहा कुछ। जब लैंडलॉर्ड तो वहां पे है ही नहीं ना, इंटरमीडिएरी रोल ही खत्म कर दिया कोर्ट ने। सो द पोजेशन शुड बी हैंडेड बैक टू द अथॉरिटी डायरेक्टली। बात को बूझे, समझे कि नहीं समझे बताओ। आगे चलते हैं, अब यहीं पे पढ़ा देता हूं मैं ये भी चीज। अब कहता है रिकवरी ऑफ पोजेशन इन केस ऑफ लिमिटेड पीरियड टेनेंसी। अगर लिमिटेड पीरियड टेनेंसी की हम बात करें सेक्शन 21, चलिए इसको अलग वीडियो में बनाता हूं, तुरंत ही अपलोड कर देता हूं, आप लोग इतना पढ़ो अभी तक, ठीक है? 2 वीडियोस बड़े बड़े हो जाएंगे, फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, ठीक है? अभी मैं अपलोड कर रहा हूं तुरंत से, थोड़ा देर में।